और आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण के 3 उद्देश्य लिखिए। पहला, नैतिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा, भाषा कौशल को विकसित करना। तीसरा, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण का चित्रविधि का वर्णन कीजिए। तो हम इसको चित्रविधि देखते हैं। चित्रविधि क्या है? चित्रविधि में कहानी के पात्रों, घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, यह कहानी को रोचक और समझने में आसान बनाती है। छात्रों को कल्पना शक्ति और समझने की क्षमता में सुधार होता है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी एवं लोक कथा में अंतर बताइए। कहानी, सबसे पहले हम कहानी देखते हैं। कहानी क्या होती है? जो कहानी है यह साहित्य रचना है जो लेखक की कल्पना और सृजनात्मकता पर आधारित होती है। और जो लोक कथा है यह समाज की परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाली मौखिक कहानी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, परिचर्चा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परिचर्चा का अर्थ किसी विशेष विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करना। इसका उद्देश्य विषय की गहरी समझ और विचारों का विकास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिचर्चा शिक्षण की 4 विशेषताएं। पहली क्या हो जाएगी? तर्क शक्ति और विश्लेषण, सोचने का विकास करना। दूसरा, संवाद और विचारों के आदान प्रदान में वृद्धि। तीसरा, सहकार और सामूहिकता को प्रोत्साहन। और फोर्थ, विषय की व्यापक समझ और ज्ञान। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी रचना शिक्षण के दृष्टिकोण से कहानियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? वर्णन कीजिए। कहानी रचना शिक्षण के दृष्टिकोण से कहानियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या हो जाएगा? आदर्शवादी कहानी हो जाएंगी। पहला हो जाएगा आदर्शवादी कहानी। ये आपका हो जाएगा पहला, आदर्शवादी कहानी। पहला हो जाएगा आपका आदर्शवादी कहानी। नैतिकता और प्रेरणा पर आधारित होती हैं। उदाहरण जैसे पंचतंत्र की कथा होता है, जातक कथाएं होती, ये क्या होती? आदर्श कहानियां होती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है, प्रेरणा देती हैं। अगला हो जाएगा आपका यथार्थवादी कहानी। ये वास्तविक जीवन की घटनाओं और अनुभव पर आधारित होती हैं। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक जीवन के आधारित होती हैं। तीसरी हो जाएगी आपकी काल्पनिक कहानी। कल्पना और सृजनात्मकता का मेल होती हैं। उदाहरण जैसे परी की कथाएं होगी, विज्ञान की कथाएं होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। पहले विधि हो जाएगी कहानी सुनाने की विधि। शिक्षक कहानी को रोचक अंदाज में सुनाता है। इसमें क्या करता है शिक्षक? रोचक अंदाज में कहानी सुनाता है। अगला हो जाएगा चित्र विधि। इसमें क्या करते हैं कि चित्रों के माध्यम से कहानी को समझाया जाता है। जैसे चित्र दिखा दिया जाता है और उसके माध्यम से कहानी को समझाया जाता है। अगली विधि हो जाएगी आपकी नाटक विधि। इसमें क्या होता है? कहानी के पात्रों का अभिनय करके छात्र को समझाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका श्रव्य दृश्य विधि, जिसमें प्रोजेक्ट, वीडियो, अन्य आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है।
पुनर्कथनविद कहानी, छात्र कहानी को अपने शब्दों में फिर से कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कहानी शिक्षण के समय शिक्षक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला हो जाएगा, कहानी का चयन छात्रों की आयु और रुचि के अनुसार हो। अब ऐसी कहानी आपको नहीं सुनाई देती जो छात्र के स्तर की नहीं हो, जो छात्र ना समझ पाए। ऐसे उदाहरण देने हैं जो छात्र के समझ में आए। अगला हो जाएगा, कहानी का उद्देश्य नैतिक हो और शैक्षिक हो। अनर्गल कहानियाँ, बेमतलब की कहानियाँ बिल्कुल नहीं सुनानी है। अगला हो जाएगा, सरल भाषा, सरल, स्पष्ट और प्रभावी हो, जो बच्चों को समझ में आए, बच्चों के स्तर के हिसाब से और क्लियर कहानी हो। अगला हो जाएगा, कहानी सुनाते के समय शिक्षक को उत्साह और सजीवता बनाए रखनी चाहिए। अगला हो जाएगा, कहानी के अंत में छात्रों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, इस टाइप का डिस्कशन होना चाहिए। अगला, लोक कथा का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। लोक कथा का अर्थ क्या होता है। लोक कथाएं मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां हैं। परिभाषा, लोक कथा वो कहानी है जो समाज की परंपराओं, संस्कृति और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये आपकी मौखिक हैं, ठीक, ये मौखिक परंपराएं हैं, समाज की सांस्कृतिक धरोहर है, नैतिक और सामाजिक संदेश है, लेखक इसके अज्ञात, इसका कोई राइटर नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है कि कौन इसने किसने लिखा है इसे। ये अगला प्रश्न, परिचर्चा की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। आवश्यकता, छात्रों को जटिल विषय को गहराई से समझाने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अगला हो जाएगा, छात्रों में तर्कशीलता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। इसका जो महत्व है, परिचर्चा छात्रों को आत्मविश्वास से अपने विचार रखने का अवसर देती है। इससे सामूहिकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। विषय को समझने और गहराई से विकसित विचार करने का अवसर मिलता है। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रवचन विधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रवचन विधि में अध्यापक विषय वस्तु को स्वयं विस्तार से समझाता है, इसमें डिस्कस करता है। ये लेक्चर विधि होते हैं जिसमें जो टीचर होता है ये लेक्चर देता है, ये विषय वस्तु को विस्तार से डीप वे में एक्सप्लेन करता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थियों को सुनने और समझने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो टीचर होता है ये एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होता है ये पैसिव स्टेज में होता है। तो जितने भी डीप में टीचर समझाना चाहता है वो एक्सप्लेन कर देता है। टीचर आएगा, टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा और फिर बच्चे उसको नोट करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस विधि में ऐसा शिक्षण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध उच्चारण के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण क्या हो सकते हैं। एक तो पहला हो जाएगा आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक परिस्थिति, जैसे कुछ लोग का भाषा प्रभाव भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, कुछ लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, उनका भाषा अलग होता है। अशुद्धि, कुछ लोग हिल एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो जैसे जहाँ का भौगोलिक क्षेत्र होती है वहाँ उस प्रभाव उसका होता है। अब शारीरिक दोष भी उच्चारण को प्रभावित करता है। अज्ञानता भी होती है। अब आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, उच्चारण का ज्ञान नहीं है, या आपको सही शब्द का उच्चारण स्थान नहीं पता, तो इससे अशुद्धियाँ होती हैं। और चौथा कारण क्या हो, अभ्यास की कमी। यदि आप चीज़ों को अभ्यास नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है कि अशुद्ध उच्चारण होने के कारण हो जाता है। तो ये 4 कारण अशुद्ध उच्चारण के हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों का नाम लिखना है आपको। क्या हो जाएंगे,
विचार स्पष्टता, भाषा ज्ञान, भाव समझना और व्याकरण शुद्धता। अगला प्रश्न, पद शिक्षण की शिक्षण विधियों का उल्लेख करना है। तो पद शिक्षण की विधियां कौन सी हो जाएगी? ये आपका व्याख्या विधि हो जाएगी, पाठ प्रवाह विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर और कहानी हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पठन का अर्थ है लिखित सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़कर अर्थ को समझने की प्रक्रिया। जो पठन होता है इसमें क्या करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को लिखित स्वरूप में होती है उसको हम पढ़ते हैं और उसका क्या करते हैं, हम अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ को उसको समझते हैं। तो ये आपका पठन का अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, काव्य की परिभाषा। काव्य वो रचना है, काव्य क्या है? वो रचना है जो हृदय को आनंदित करती है और भावों को व्यक्त करती है। जो क्या करती है, हृदय को आनंदित करती है और क्या करती है, भावनाओं को व्यक्त करती है। काव्य के थ्रू ये चीजें की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार बताइए। आपको अशुद्ध उच्चारण के प्रकार बताने हैं, क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा ध्वनि उच्चारण, ठीक। अगला हो जाएगा शब्द, फिर हो जाएगा वाक्य उच्चारण और फिर हो जाएगा क्षेत्रीय उच्चारण दोष। तो ये अशुद्ध उच्चारण के कुछ प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय। उच्चारण दोष होते हैं तो उनके उपाय भी होंगे, इनका निवारण कैसे करना है। तो पहला कारण निवारण का जो उपाय, ध्वनि तत्वों का अभ्यास कराकर, अभ्यास के द्वारा कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनको कुछ शब्द का अभ्यास कराया जाए जिस शब्द में उनको कठिनाई हो रही है उच्चारण में। फिर भाषण और पठन अभ्यास, भाषण और पठन अभ्यास कराकर भी हो सकता है। अगला हो जाएगा उच्चारण सुधारने के लिए सही मार्गदर्शन, उनको गाइडेंस दी जाए, ठीक। अगला हो जाएगा बच्चों को स्पष्ट और शुद्ध भाषा सुनाने का वातावरण देता है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको वातावरण नहीं मिल पाता या वो सुन नहीं पाते हैं जिनसे उन्होंने सीखा है, उनका खुद का उच्चारण सही नहीं होता है, तो फिर बच्चा कहाँ से अच्छा उच्चारण सीख पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को उनको उपलब्ध कराकर उसको उच्चारण दोषों का निराकरण किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं, पहला विधि हो जाएगा प्रत्यक्ष शिक्षण विधि हो जाएगी, ठीक। प्रत्यक्ष मतलब सामने। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है उसका उत्तर दिया जाता है। कहानी विधि, कहानी के थ्रू गद्य को एक्सप्लेन किया जाता है कहानी सुनाकर। श्रवण और पठन विधि, सुनकर और पढ़कर भी गद्य, ये भी एक गद्य शिक्षण की विधि होती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखना है। आपको सामान्य उद्देश्य बताना है। तो क्या हो जाएगा, कविता के भाव और सौंदर्य को समझना, कविता के भाव और सौंदर्य को समझना हो जाएगा। अगला भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अगला उद्देश्य ये हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता को विकसित करना, ये भी क्या हो जाएगा, पद्य शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा भावात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन 11, पठन का महत्व बताना है। तो क्या होता है पठन का महत्व, ज्ञान में वृद्धि करना। पहली बात, हम पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगला हो जाएगा भाषा और व्याकरण में सुधार। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी भाषा में सुधार होता है, हमारे व्याकरण में सुधार होता है। मानसिक विकास, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मानसिक विकास भी होता है, ठीक। समझने की क्षमता बढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, समझ विकसित होती है, समझने की क्षमता विकसित होती है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व हो जाएंगे, ये पठन का महत्व हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम पद्य शिक्षण करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कविता के भावार्थ को समझना। जो उसका भाव है, जो कविता का राइटर है, जो कवि है, जो कहना चाहता है, उसके भाव को समझना। जो कवि कहना चाहता है उसको हमें समझना है कि कवि किन शब्दों का किस संदर्भ में प्रयोग कर रहा है। अगला हो जाएगा कविता का सही उच्चारण और प्रवाह। अगला हो जाएगा थर्ड, बच्चों में को रचनात्मक रूप से कविता से जोड़ना। अगला हो जाएगा कविता की पंक्तियों को सरल भाषा में समझना, उसका सरल अर्थ को समझना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पद्य शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। जो पद्य शिक्षण की विधि, पहला हो जाएगा व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि और पाठ प्रवाह विधि। ये क्या होगी, ये पद्य शिक्षण की विधियां हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाएं और जानकारी को बोलकर व्यक्त करता है। इसमें क्या करते हैं कि अपनी भावनाओं को, विचारों को हम बोलकर व्यक्त करते हैं। ये संवाद द्वारा हो सकता है, व्याख्यान द्वारा हो सकता है, बहस चर्चा के रूप में हम कर सकते हैं। हम अपने विचारों को मौखिक अभिव्यक्ति, संवाद, व्याख्यान, बहस और चर्चा के जरिए करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय। कुछ उच्चारण दोष होते हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला तरीका है शब्दों का सही उच्चारण करके उसका उच्चारण सीखना है, सही उच्चारण सीखना है। इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। तो शब्दों का सही उच्चारण सीखने के लिए अभ्यास करें, पहला काम करना है। दूसरा, भाषा के व्याकरण और ध्वनि नियमों का पालन करना है। अगला, बोलने में गति का ध्यान रखना है। यह नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना है और ऐसा भी नहीं रखना है कि बहुत स्लो स्लो बोलना है, तो उसकी गति का ध्यान रखना है। ध्वनि प्रशिक्षण का अभ्यास करें। अगला, सही उच्चारण के लिए ऑडियो सुने और रिकॉर्डिंग सुने। ऑडियो सुनने से, रिकॉर्डिंग सुनने से भी उच्चारण दोषों का निराकरण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। लेखन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करता है। इसको व्यक्त करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, विवरण लेखन के रूप में हो सकता है। तो इसके जरिए हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का अर्थ लिखिए। ध्वनि का अर्थ है वह ध्वनियाँ जो वाणी बनाने के लिए मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यह भाषा का मूलभूत तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वाक्य के कितने अंग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। जो इसका मेन होता है, मुख्यतः 2 अंग होते हैं, ठीक। पहला हो जाएगा कर्ता। पहला कर्ता हो जाएगा वाक्य में क्रिया को करने वाला, और दूसरा हो जाएगा विधेय, वाक्य में क्रिया या कर्ता के बारे में जो जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां लिखिए। जो मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल हैं, इनकी शिक्षण विधियां कौन कौन सी होगी देख लेते हैं। पहला हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। बच्चों से सवाल पूछकर उत्तर देने का अभ्यास कराया जाए। अगला हो गया भूमिका निर्वहन। छात्रों को किसी विशेष भूमिका में रखकर संवाद अभ्यास कराया जाए। अगला हो जाएगा मॉडलिंग। शिक्षक का सही उच्चारण और स्पष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करें। अगला हो जाएगा समूह चर्चा। बच्चों को समूह में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला हो जाएगा भाषण। बच्चों को छोटे छोटे भाषण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तरीके होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के, ये शिक्षण विधियां हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखन अभिव्यक्ति के उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो इसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। दूसरा हो जाएगा
जानकारी का संक्षिप्त संरक्षित करना और व्यवस्थित करने रूप में प्रस्तुत करना। अगला हो जाएगा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। जो इसका महत्व है, महत्व देख लेते हैं। जो इसका महत्व है, पहला हो जाएगा लेखन से भाषा का विकास होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा ये संवाद का अस्थायी माध्यम है। अगला शिक्षा और व्यवसायिक क्षेत्र में लेखन अभिव्यक्ति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनियों का विस्तार पूर्वक वर्गीकरण कीजिए। हिंदी में ध्वनियाँ दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हो जाएंगी, ठीक। और व्यंजन कितना हो जाएगा? व्यंजन कितने हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे 47, ठीक है। व्यंजन ध्वनियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। कंठ जैसे क ख ग घ, दंत जैसे द ध, ओंठ जैसे पा फा बा भा। तो ऐसे इनको 5 वर्गों में क्या विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जिनका निश्चित अर्थ होता है। अर्थहीन शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। समानार्थी शब्द जिनका अर्थ समान हो। विलोम शब्द जिनका अर्थ विपरीत हो। अगला क्वेश्चन, वाक्य का अर्थ एवं आवश्यक तत्व लिखिए। अर्थ क्या होता है वाक्य का? वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है। आवश्यक तत्व क्या है? पहला कर्ता हो जाएगा, ठीक। कर्ता वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता होता है। विधि है वाक्य में कार्य का विवरण। क्रिया वाक्य में कार्य को प्रदर्शित करने वाला शब्द। क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह वाक्यांश या अक्षर होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या नया अर्थ जोड़ देते हैं। जैसे सत्य है, सत्य से पहले यदि आ जोड़ दिया जाए, आ उपसर्ग लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य, और ये बिल्कुल अलग अर्थ, नया अर्थ बन जाता है, ठीक। सत्य से पहले आ लगा देंगे तो असत्य बन जाए। ऐसे बल से पहले अति लगा देंगे तो अति बल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यय वह वाक्यांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा पढ़। अब इसके अंत में यदि आई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। तो इसका ये नया अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख में यदि का प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा? लेखक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तद्धित प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय हैं जो किसी शब्द से संबंधित जाति, गुण, कारण आदि का बोध कराते हैं। जैसे राजा से राजकुमार, कुमार तद्धित प्रत्यय है। गंगा से गंगे, ए तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद बता रहे हैं। तो संधि का अर्थ मिलना होता है। दो शब्दों के बीच अक्षरों के मेल को से बनने वाले शब्द को संधि कहते हैं। इसके भेद ये स्वर संधि हो जाए, व्यंजन संधि और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियां होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा देव प्लस इंद्र, देवेंद्र हो गया। व्यंजन संधि जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गए। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला क्वेश्चन, सामासिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सामासिक शब्द का जो अर्थ है समास के माध्यम से बने हुए शब्द। ये
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए गए नए शब्द हैं। उदाहरण राजा का महल, राजमहल। काम के लिए धन, कामधेनु। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कार्यधन। कार्यधन हो जाएगा, काम के लिए धन, कार्यधन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधि एवं अन उपसर्ग लगाकर तीन तीन शब्द बनाइए। अधि के लिए तीन शब्द क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा अधिकार, दूसरा हो जाएगा अधिनायक और तीसरा हो जाएगा अधिवक्ता। अनु उपसर्ग लगाकर तीन क्या हो जाएगा? अनुकरण, अनुशासन, अनुसंधान। तो ये तीन तीन शब्द उपसर्ग लगा के हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशेषता पहले स्थान देख लेते हैं, कहाँ पे प्रयोग होता है। तो जो उपसर्ग होता है यह वाक्य के प्रारंभ में लगता है, जैसे प्रत्येक में प्रति हो जाएगा। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल सत्य। एग्जाम्पल क्या है? सत्य, सत्य में आ प्रत्यय, ये उपसर्ग है और सत्य क्या हो गया? शब्द हो गया। तो आ पहले लग गया तो क्या हो गया? असत्य हो गया। ये क्या करता है? प्रारंभ में लगता है। और प्रत्यय ये शब्द के अंत में लगती है। जैसे पढ़ाई में ई, ये क्या लगी है? लास्ट में लगी है। अर्थ मूल शब्द के अर्थ को बदलता है, शब्द की विशेषता या संबंध देता है। उदाहरण आपका हो गया असत्य और पढ़ाई। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समास क्या है? कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में मिलाकर एक नया शब्द बनाना। आइए कर्मधारय समास देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है ये विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील प्लस कमल, तो क्या हो जाएगा? नील कमल, नीला कमल। ठीक, अगला हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इसमें बने शब्द क्या होते हैं? किसी अन्य वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे चतुर्भुजा, चतुर्भुज जिसके चार भुजाएं हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत प्रत्यय से आपका क्या अभिप्राय है? कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय हैं जो क्रिया के साथ लगकर नया शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार, पहला भाववाचक, कर्तवाचक या कर्मवाचक। उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं। लिख, लेखक, ये क्या होगा? कर्तवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? विस्तृत रूप में वर्णन करना है। तत्पुरुष समास वो समास है जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। इसके भेद हो जाएगा, पहला कर्त, तत्पुरुष, कर्म, संप्रदाय और अपादान। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे। और ये लास्ट अधिकार तत्पुरुष। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण जैसे राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, राजा के द्वारा। अगला हो जाएगा
ग्रंथ लेखक, ग्रंथ प्लस लेखक, ग्रंथ को लिखने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ संख्या या बोध है। वचन से यह पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम द्वारा व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति एक हैं या एक से अनेक हैं। तो इससे संख्या पता चलता है कि व्यक्ति की संख्या, वस्तुओं की संख्या एक है या एक से अधिक है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या एक हो, एक वचन होता है, जैसे लड़का हो गया, पुस्तक। बहुवचन, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या एक से अधिक होता है, जैसे लड़के या पुस्तकें। अगला क्वेश्चन, भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। भूतकाल वो काल है जिसमें कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। उदाहरण के लिए, वो स्कूल गया, मैं खेला। भूतकाल में कार्य पूर्ण होने की जानकारी क्रिया के रूप में मिलती है। अगला क्वेश्चन, विशेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर लड़की। तो लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर जो है शब्द है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाता है। लाल गुलाब, गुलाब कैसा है? गुलाब लाल है। तो गुलाब की विशेषता कौन बता रहा है? गुलाब की विशेषता लाल बताता है। लाल क्या है? ये विशेषण के रूप में गुलाब के लिए प्रयोग हुआ है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, वह, ये, तुम। इसके भेद देख लेते हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, वह। निजवाचक समझा स्वयं, अपना। निश्चयवाचक जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ। और प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक जो, सो। तो ये क्या हो गए? इसके भेद हो जाते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। तो वो कैसा चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया चलना की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। पक्षी तेज उड़ता है। पक्षी कैसा उड़ता है? तेज। तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के प्रकार एवं पहचान बताइए। लिंग का अर्थ चिन्ह, जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। जैसे ये प्रकार हो गए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति या शक्तिशाली वस्तु का बोध कराए, जैसे लड़का, राजा, घोड़ा। स्त्री वो जो स्त्री जाति का या कोमल वस्तु का बोध कराए, जैसे लड़की, रानी, गाय। लिंग की पहचान जिन शब्दों के अंत में आ हो, जैसे लड़का। स्त्रीलिंग जिनमें ई हो, जैसे लड़की। काल किसे कहते हैं? काल के भेदों का वर्णन कीजिए। काल वो है जिसके कार्य के समय का पता चलता है। काल के भेद, जैसे वर्तमान काल, वर्तमान में समय में हो रहे कार्य को व्यक्त करता है, जैसे वो पढ़ता है। भूतकाल जो कार्य पहले हो चुका है, जैसे वो पढ़ा, उसने पढ़ चुका, मतलब पढ़ लिया, काम खत्म हो गया उसका। भविष्यकाल जो कार्य आने वाले समय में होगा, ठीक, जैसे वो पढ़ेगा, भविष्य में वो पढ़ेगा। तो ये हो गया भविष्यकाल। क्रिया विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है? क्रिया विशेषण के भेदों का उल्लेख कीजिए। क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे। रूपवाचक क्रिया की दशा बताता है, जैसे जल्दी चलो। स्थानवाचक क्रिया का स्थान बताता है, जैसे वो कहाँ गया है। कालवाचक क्रिया का समय बताता है, वो आ जाएगा। संख्यावाचक क्रिया की संख्या बताता है, वो 2 बार गया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के भेदों का उल्लेख कीजिए। क्रिया वो शब्द है जो कार्य, भाव या घटना को व्यक्त करता है। क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया, जिसमें कार्य का प्रभाव
कर्म पर पड़ता है। वो खाना खा रहा है, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, जिसमें कर्म है। अकर्मक क्रिया जिसमें काम का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, वो हंस रहा है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वो क्या है, वो पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का अर्थ बताते हुए इनके भेदों का उल्लेख कीजिए। वो शब्द जो किसी व्यक्ति जैसे मोहन, सोहन, राजू, वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, स्थान जैसे हो गया लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, भाव जैसे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा का नाम हो, किताब, खुशी, ये उदाहरण है। इसके भेद से व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा हो जाए। जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गई, ठीक है, रामायण हो गया, पुस्तक का नाम हो गया, गंगा नदी हो गई, ठीक है। जाति किसी जाति या वर्ग का भेद का, जैसे लड़का हो गया, शहर हो गया। भाव किसी भाव या गुण का बोलकर, सुंदरता, दुख हो गया। पहला प्रश्न है, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका सस्वर वाचन, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका मौन वाचन और तीसरा हो जाएगा द्रुत वाचन। सस्वर वाचन क्या है, जिसमें पढ़ते समय शब्दों का उच्चारण किया जाता है। मौन वाचन पाठ को बिना आवाज किए पढ़ा जाता है। और द्रुत वाचन जिसमें तेजी से पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन में अंतर बताइए। तो गंभीर वाचन, पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य पाठ की गहरी समझ प्राप्त करना है। अगला, पढ़ने की गति धीमी होती है। पाठ के भाव, अर्थ और संदर्भ को समझने पर जोर दिया जाता है। इसका फोकस उसको भाव, संदर्भ को समझना होता है। द्रुत वाचन क्या होता है? द्रुत वाचन में हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य शीघ्रता से पढ़कर मुख्य बिंदु को समझना है। पढ़ने की तेजी होती है, इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से केंद्रित किया जाता है, फोकस किया जाता है केवल मेन पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन वो प्रक्रिया है जिसमें पाठ को आवाज के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें शब्दों का उच्चारण, उचित स्वर, लय और गति के ध्यान रखा जाता है। ये वाचन बच्चों को शुद्ध पढ़ाने और शब्दों का सही उच्चारण सिखाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह से आप क्या अभिप्राय है? वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य के विभिन्न भागों, पदों का अध्ययन और उनका व्याकरणिक एवं अर्थपूर्ण संबंध समझाना। इसमें यह देखा जाता है कि वाक्य के हर भाग का मुख्य वाक्य के साथ क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौन वाचन किसे कहते हैं? मौन वाचन वो प्रक्रिया है जिसमें पाठ को बिना आवाज किए और बिना किसी उच्चारण के पढ़ा जाता है। इसका उद्देश्य पाठ का अर्थ समझना है। ये आत्मचिंतन और गहराई से पढ़ने का अभ्यास करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाचन के उद्देश्य लिखिए। तो वाचन का अर्थ क्या होता है? वाचन का अर्थ है लिखित सामग्री को पढ़ना और उनका अर्थ समझना। यह भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होता है। वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो वाचन के उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका हो जाएगा पाठ की सामग्री को समझना। अगला हो जाएगा शुद्ध उच्चारण एवं भाषा
कौशल का विकास करना अगला हो जाएगा। विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट करना अगला हो जाएगा। गहरी समझ और विश्लेषण सोच का विकास करना अगला हो जाएगा। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है सस्वर वाचन की विशेषताएं और महत्व बताना है। पहले विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं। सस्वर वाचन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? स्पष्ट उच्चारण और सही लय के साथ पाठ पढ़ा जाता है। ठीक, वाचन में शब्दों की गति और स्वर पर ध्यान दिया जाता है। पाठ के अर्थ भावों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका महत्व देख लेते हैं। पहला, बच्चों को सही उच्चारण सीखने में मदद करता है। श्रोता और पाठक दोनों की समझ बढ़ाता है। आत्मविश्वास और भाषा कौशल में सुधार करता है। समूह में पढ़ने और संवाद कौशल को विकसित करता है। वाक्य संबंधी अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। वाक्य संबंधी अशुद्धियां, पहला हो गया व्याकरणिक अशुद्धियां, जैसे क्रिया कर्ता सामंजस्य न होना, जैसे वह स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है, इसका सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा वाक्य संरचना की अशुद्धियां, जैसे शब्दों की अनुचित क्रम, जैसे आज बाजार में गया था, सही क्या हो जाएगा? मैं आज बाजार गया था। अर्थहीन वाक्य जिसमें अस्पष्टता का अभाव हो, जैसे खिड़की बाहर हवा जा रही है, तो ये अर्थहीन वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सस्वर वाचन के तत्व का उल्लेख कीजिए। सस्वर वाचन के तत्व क्या है? उचित पठन, आसन एवं मुद्रा, सही मुद्रा से पढ़ने में आसानी होती है। अगला हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, शब्द का उच्चारण करना है, शब्दों को सही तरीके से बोलना है। अगला हो जाएगा सुस्वरता, वाचन में स्वर मधुरता और लयबद्ध होना चाहिए। पाठ की गति पाठ के विषय के अनुसार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाक्यों के प्रकार बताइए। व्याकरणिक दृष्टि से, जब हम दृष्टि से वाक्य प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा सरल वाक्य, जिसमें केवल एक ही विचार हो। दूसरा हो जाएगा संयोजन, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो। मिश्र वाक्य, जिसमें मुख्य वाक्य और 1 से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। यह हो जाएगा 3। पहला सरल हो जाएगा, संयोजक क्या हो जाएगा? ये संयुक्त। अगला देख लेते अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक, विधिवाचक हो गया, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक, नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक, विधिवाचक हो गया। ऐसे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इच्छा बोधक हो गया, संदेह बोधक हो गया, संकेतार्थ बोधक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ऐसे हो जाएगा आपका आज्ञा सूचक हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा इच्छा बोधक हो जाएगा। ठीक, और फिर संदेह सूचक, फिर आपका होगा संकेतार्थ वाक्य, तो कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6, ये हो गए 7 और ये हो गए आपके 8। तो ये आपके 8 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है पत्र लेखन का क्या अभिप्राय है? पत्र लेखन का अभिप्राय है विचारों, सूचना और भावनाओं को लिखित रूप में प्रकट करना। यह संवाद का एक माध्यम है जिसमें लेखक अपनी बात को विशेष व्यक्ति या समूह तक पहुंचाता है।
अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? पहली, पत्र की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, जिससे सामने वाला समझ सके। ऐसी भाषा क्लिष्ट ना हो कि सामने वाला जिसको आप लिख रहे हैं लेटर वो समझ ही ना सके। अगला, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो कि किस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं उसको। पत्र की शिष्टता और औपचारिकता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारूप, प्रारंभ, मुख्य भाग, समापन सही होना चाहिए, क्योंकि पत्र का एक फॉर्मेट होता है। सही और उपयुक्त संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है? पहला, सूचना देना। अगला, भावनाओं का आदान प्रदान करना। अगला, किसी कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करना। किसी समस्या, शिकायत या समाधान प्राप्त करना। किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध करना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों, जैसे परिवार को लिखा जाता है, अपने दोस्तों मित्रों के बीच लिखे जाते हैं। इसमें भाषा सरल होती है, भावात्मक होती है और इनका उद्देश्य सामान्य संवाद होता है। मौलिक लेखन के कितने पक्ष होते हैं? नाम बताइए। मौलिक लेखन के 3 पक्ष हैं। पहला, बाहरी, आंतरिक और विषयगत। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन कीजिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा औपचारिक। यह पत्र किसी सरकारी, व्यवसायिक और अधिकारी कार्यों के लिए लिखा जाता है, जैसे आवेदन पत्र होगा। आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, किसी वैकेंसी में आप अप्लाई करते हैं, या स्कूल में आप प्रार्थना पत्र देते हैं, या सरकारी कोई पत्र। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, ये पत्र व्यक्तिगत संबंधों के लिए लिखा जाता है, जैसे अपने दोस्त हो गए, परिवार हो गया, परिवार का सदस्य हो गए, जैसे पत्र, संदेश इत्यादि के लिए यूज होता है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र का प्रारूप दीजिए। औपचारिक पत्र वह पत्र हैं जो आधिकारिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदन करते समय आप अप्लाई करते हैं, सरकारी कार्य के लिए आप करते हैं, स्कूल में यूज होता है, कॉलेज में संबंधित पत्र आदि। औपचारिक पत्र के प्रारूप क्या होता है? स्थान और तिथि आप लिखते हैं उसमें। पत्र का संबोधन, प्राप्तकर्ता का नाम और पद, विषय लिखते हैं कि आप किस लिए दे रहे हैं, संदेश का मुख्य भाग लिखते हैं, समाप्ति लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं, और साक्षात्कारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर भी आप करते हैं उसमें। मौलिक लेखन का अर्थ और उद्देश्य लिखिए। मौलिक लेखन वो लेखन है जिसमें लेखक स्वयं का विचार व्यक्त करता है, जिसमें किसी अन्य का उदाहरण या विचार शामिल नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य है यह है विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपनी बात को रखना, लेखन कौशल को सुधारना, नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, ज्ञान और विचारों का प्रसार करना, उसे बढ़ाना, फैलाना। अगला क्वेश्चन, मौलिक लेखन करते समय छात्रों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करें। अगली चीज, भाषा का प्रयोग, सामान्य भाषा यूज हो, सरल हो, सटीक हो, भाषा का प्रयोग हो, आसान भाषा का प्रयोग करें जिससे सामने वाला समझ सके, और सटीक भाषा का प्रयोग करें, जो आप समझाना चाहते हैं वही सामने वाला समझे। अगला, समीक्षा, लेखन के बाद पुनः जांच करें ताकि कोई त्रुटि ना हो। संदर्भ, अगर आवश्यक हो तो संदर्भ का सही उपयोग करें। विराम चिन्ह और वतनी का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक लेखन की कौन कौन सी विधाएं हैं?
नाम बताना है आपको। मौलिक लेखन की निम्नलिखित विधाएं, पहली तो आपका हो जाएगा निबंध लेखन। किसी विशिष्ट विषय पर विचार प्रस्तुत करना जिसमें लेखक अपनी राय और विचारों को प्रस्तुत करता है, ये क्या होता है? निबंध लेखन होता है। अगला होगा कहानी लेखन। ये रचनात्मक लेखन का एक रूप है जिसमें काल्पनिक या वास्तविक घटनाओं को वर्णन किया जाता है। अगला हो जाएगा संवाद लेखन। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पात्रों के बीच संवाद प्रस्तुत किया जाता है जो किसी विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला हो जाएगा आपका पत्र लेखन या राइटिंग। व्यक्तिगत या आधिकारिक पत्रों के माध्यम से संवाद स्थापित करना। और फिर अगला हो जाएगा कविता। किसी विशेष विषय, भावनाओं और कविताओं के रूप में अपना विचार व्यक्त करना, भावनाओं को व्यक्त करना, प्रस्तुत करना उसे। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं कर रखा है तो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।